नमस्कार। प्रकृति के इस अद्भुत घर यानी हमारी अपनी धरती के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम ये डिकोड करेंगे कि प्रकृति खुद को आखिर कैसे ऑर्गेनाइज करती है। एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर पूरी पृथ्वी तक ये पूरा का पूरा जाल आपस में कैसे जुड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र इस रूपरेखा पर डाल लेते हैं जो हमारे सफर की गाइड बनेगी। वेलकम टू नेचर्स होम, लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इकोसिस्टम के अंदर का नज़ारा, बाउंड्रीज और रोल्स, और अंत में वी अल्टीमेट बायोस्फीयर। सेक्शन 1, वेलकम टू नेचर्स होम। किसी भी चीज की गहराई में जाने से पहले उसकी नींव को समझना बहुत जरूरी है, राइट? तो आइए यहीं से शुरुआत करते हैं। जब हम इकोलॉजी या पारिस्थितिकी की बात करते हैं तो इसका असल मतलब क्या है? दरअसल ये शब्द ग्रीक भाषा के ओइकोस यानी घर और लोगोस यानी स्टडी से बना है। आसान शब्दों में कहें तो ये प्रकृति के इसी घर का साइंटिफिक अध्ययन है। मतलब जीव एक दूसरे के साथ और अपने आसपास के माहौल के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं, ये सब हम इसी में समझते हैं। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? प्रकृति का ये घर कोई रुकी हुई या जड़ चीज नहीं है। हमारा पर्यावरण सजीव और निर्जीव घटकों का एक ऐसा बेहतरीन कॉम्बो है जो लगातार बदलता रहता है। ये हमेशा एक फ्लक्स में रहता है, मतलब हर पल इसमें कुछ ना कुछ एक्शन चल रहा होता है और यह हमेशा रिएक्ट करता रहता है। सेक्शन 2, लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम देखेंगे कि प्रकृति का ये पूरा सिस्टम सबसे छोटी इकाई से शुरू होकर बड़े स्तर तक कैसे आकार लेता है। अब जरा प्रकृति की कल्पना उस मशहूर रशियन नेस्टिंग डॉल की तरह कीजिए। याद है ना कैसे एक के अंदर दूसरी गुड़िया होती है? बिल्कुल वैसे ही इकोलॉजी में ये 6 लेवल्स होते हैं: इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम और अंत में बायोस्फीयर। हर बड़ा ग्रुप अपने से पिछले वाले ग्रुप को पूरी तरह से अपने अंदर समा लेता है। तो इस नेस्टिंग डॉल की सबसे छोटी और पहली गुड़िया है लेवल 1 यानी इंडिविजुअल। ये बिल्कुल माइक्रो लेवल है, एक अकेला जीव जो अपने आप में स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है। वो एक पौधा हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है या फिर एक छोटा सा बैक्टीरिया भी। अब अगर हम थोड़ा जूम आउट करें तो हम पहुंचते हैं लेवल 2 पर, यानी पॉपुलेशन। जाहिर है किसी भी प्रजाति की आबादी हमेशा एक जैसी तो रहती नहीं। नए जीवों का जन्म होना या बाहर से उनका आना इस आबादी को बढ़ाता है। वहीं दूसरी तरफ मृत्यु या जीवों का उस जगह को छोड़कर जाना इसे कम करता है। एकदम सिंपल सा इनपुट और आउटपुट का खेल है ये। और थोड़ा जूम आउट करते हैं तो आता है लेवल 3, कम्युनिटी। यहाँ चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। एक तरफ होती है मेजर कम्युनिटी जो पूरी तरह से स्वतंत्र और विशाल होती है, जैसे हमारे कोई घने उष्णकटिबंधीय जंगल। और दूसरी तरफ होती है माइनर कम्युनिटी, जैसे गाय के गोबर पर उगने वाला लाइकन। ये माइनर कम्युनिटी जिंदा रहने के लिए पूरी तरह से मेजर कम्युनिटी पर निर्भर होती है। सेक्शन 3, इनसाइड द इकोसिस्टम। अब तक हमने जीवों की बात की, लेकिन अब फोकस इस बात पर होगा कि ये जीव अपनी भौतिक दुनिया के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। लेवल 4 है हमारा इकोसिस्टम। इसे आप एक ऐसी फंक्शनल मशीन समझ सकते हैं जहां सजीव और निर्जीव चीजें एक साथ मिलकर काम करती हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि एक इकोसिस्टम आपके घर के पिछवाड़े में लगे एक अकेले पेड़ जितना छोटा भी हो सकता है और अमेज़न के जंगलों जितना विशाल भी। तो आखिर इस इकोसिस्टम रूपी मशीन के पुर्जे क्या हैं? इसे हम 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक तरफ है एबायोटिक या अजैविक घटक, जैसे सूरज की रोशनी, बारिश, तापमान और मिट्टी। और दूसरी तरफ हैं बायोटिक या जैविक घटक, यानी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स। जब ये दोनों पक्ष आपस में मिलते हैं तभी ये सिस्टम चल पाता है। लेकिन इस पूरी मशीन को संतुलन में कौन रखता है? इसका जवाब है होमियोस्टेसिस। एक हेल्दी इकोसिस्टम के पास खुद को रेगुलेट करने की एक गजब की क्षमता होती है। ये बिल्कुल एक इनबिल्ट ऑटो पायलट मोड की तरह है, जहां प्रकृति खुद तय करती है कि चीजें बेकाबू ना हों और एक बेहतरीन बैलेंस बना रहे। सेक्शन 4, बाउंड्रीज और रोल्स। अब और ज्यादा जूम आउट करने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि 2 अलग अलग इकोसिस्टम्स आपस में मिलते कहाँ हैं और उनके अंदर जीवों की जगह क्या होती है। यहाँ पे 2 बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट्स हैं, इकोटोन और नीश। इकोटोन बेसिकली वो फिजिकल बॉर्डर लाइन है जहां 2 अलग अलग इकोसिस्टम्स आपस में मिलते हैं, जैसे मैंग्रोव के जंगल। और दूसरी तरफ नीश है।
नीश का मतलब है उस इकोसिस्टम में किसी जीव का अपना एक खास बायोलॉजिकल काम, या कह लीजिए उसका जॉब डिस्क्रिप्शन। अगर हम इन इकोटोन्स यानी जंक्शनों पर थोड़ा और फोकस करें तो देखेंगे कि ये एक तरह के टेंशन जोन होते हैं। यहाँ दो अलग अलग दुनियाएं आपस में घुल मिल रही होती हैं। इसकी वजह से यहाँ कुछ ऐसे अनोखे जीव देखने को मिलते हैं जो आपको उन दोनों आसपास के मूल समुदायों में कहीं नहीं मिलेंगे। और इसी खूबी को साइंस की भाषा में एज इफेक्ट कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जंगल और रेगिस्तान के बीच की जो सीमा होती है वो अक्सर इतनी जीवंत क्यों होती है? वो इसीलिए क्योंकि इस बॉर्डर लाइन पर प्रजातियों की संख्या और आबादी का घनत्व अगल बगल के दोनों इलाकों से कहीं ज्यादा होता है। सेक्शन 5, द अल्टीमेट बायोस्फीयर। अब वक्त आ गया है कि हम अपना लेंस पूरी तरह से पीछे खींच लें और अंतरिक्ष से इस सबसे बड़ी तस्वीर को देखें। तो हम पहुंचते हैं लेवल 5 पर, जिसे बायोम कहते हैं। बायोम्स हमारी पूरी दुनिया को बहुत बड़े बड़े क्लाइमेटिक रीजन्स में बांट देते हैं, जैसे सहारा का तपता हुआ रेगिस्तान या फिर आर्कटिक की बर्फ से जमी हुई जमीन। ये अपने आप में एक विशाल और अलग ही दुनिया है। और फाइनली लेवल 6, हमारी आखिरी नेस्टिंग डॉल, हमारा बायोस्फीयर या जीव मंडल। ये वो अल्टीमेट कंटेनर है जिसके अंदर धरती का सारा बायोलॉजिकल इंटरैक्शन समाया हुआ है। हवा, पानी और जमीन का वो हिस्सा जहां जीवन पनप सकता है, वो पूरा का पूरा दायरा यही है। इस बात को गहराई से समझने के लिए एक बड़ी ही प्यारी सी एनालॉजी है। सोचिए, अगर हमारी पृथ्वी एक सेब के आकार की होती तो हमारा ये जो पूरा बायोस्फीयर है ना, ये उस सेब के छिलके जितना ही मोटा होता, बस इतना ही। यह हमें बताता है कि हमारे इस विशाल ग्रह पर जीवन की जो परत है वो असल में कितनी पतली और कितनी नाजुक है। अब देखिए, सूरज से हमें लगातार एनर्जी तो मिलती रहती है, लेकिन जो भौतिक चीजें जीवन के लिए जरूरी हैं उनका क्या? पानी, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सब के सब इसी पतले से सेब के छिलके के अंदर बार बार रिसाइकिल होते रहते हैं। क्योंकि हम अंतरिक्ष से तो नया सामान ला नहीं सकते, हमें इन्हीं को एंडलेसली इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अब इस एक्सप्लेनर के अंत में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं। चूंकि जीवन को चलाने के लिए उन्हीं रसायनों को बार बार रिसाइकिल करना पड़ता है, तो जरा सोचिए क्या होगा अगर हमारे इस बायोस्फीयर का कोई एक इकोसिस्टम अपना संतुलन खो दे। प्रकृति के इस घर का जो ये नाजुक सा संतुलन और गहरा कनेक्शन है, यही इसे इतना खूबसूरत बनाता है। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।